हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका पहले जो डाइपोल ऑसिलेशन का वीडियो था, जहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का ऊपर कितना टॉर्क होता है और उस टॉर्क के कारण जो डाइपोल ऑसिलेशन होता है वो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, वो वीडियो मैंने पहले दे दिया है। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो तुम देख सकते हो। अगर वो वीडियो देख लिया तो उसका बाद ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। तो एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हम पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। तो मान लो ये लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वी डिस्टेंट होगा और वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस भी है। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई भी एक चार्ज पार्टिकल या डाइपोल, इधर हम डाइपोल का कैलकुलेट करेंगे, तो उस डाइपोल को इनफाइनाइट से इस फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो होगा उस डाइपोल का यहाँ पोटेंशियल। अभी देखो, डाइपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डाइपोल को कहाँ रख रहे हो उसका साथ ये भी ज़रूरी है कि डाइपोल को कौन सा ओरिएंटेशन में हम रख रहे हैं। मतलब डाइपोल को अगर इसे सीधा रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एक होगा, ऐसे रखने से और एक होगा और ऐसे रखने से और एक होगा। तो इन जनरल हम ले लेंगे क्या कि हम डाइपोल को कैसे रखेंगे? हम डाइपोल को रखेंगे कोई भी एक एंगल पे, मतलब इस तरह। इधर रहेगा इसका नेगेटिव चार्ज और ये वाला है उसका पॉजिटिव चार्ज। अब डाइपोल को, और ये है इसका डाइपोल का सेंटर। तो डाइपोल का साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बन गया वो हो गया थीटा, क्योंकि डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक। अभी देखो, इस डाइपोल को जब इनफाइनाइट से लाओगे उसके लिए हमें पोटेंशियल निकलना है। तो पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है और उस वर्क डन का नेगेटिव अगर ले लोगे तो वो बन जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेशन में जो बोला है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय द फील्ड, और उसका नेगेटिव जो होगा वही होगा उसका पोटेंशियल। अभी देखो, इसको इनफाइनाइट से यहाँ लाने के लिए कैलकुलेशन जो होगा, एक कैलकुलेशन का दो पार्ट में हम बांट देंगे। पहला पार्ट जो है कि मान लो शुरू में डाइपोल को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, मतलब इनफाइनाइट से डाइपोल को ले आया और ऐसे हम यहाँ प्लेस कर दिया। तो इनफाइनाइट से पहले हम यहाँ ऐसे प्लेस करेंगे, उसका बाद उसको हम रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल 90 माइनस थीटा। तो दोनों वर्क डन होगा, एक इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए और एक होगा कि इसको रोटेट करने के लिए। अब बताओ बच्चों कि इस डाइपोल को अगर इनफाइनाइट से लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखना है तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा? आंसर इज वेरी इजी, दैट इन दैट केस फर्स्ट केस वर्क डन विल बी 0। अब तुम बोलोगे कैसे वर्क डन 0 होगा? वर्क डन 0 होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने डाइपोल को एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर रखा है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, वह मैंने बताया था कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका साथ जो परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारे परपेंडिकुलर जो लाइंस और परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ये सब इक्वी पोटेंशियल प्लेन होगा।
मतलब ये पूरा प्लेन का पोटेंशियल सेम है। मतलब यहाँ पर भी देखो, ये जो लाइन हमें मिल रहा है, ये पूरा लाइन एक इक्वी पोटेंशियल लाइन है। अगर ये चार्ज है -q और ये चार्ज है +q और इस लाइन का पोटेंशियल जो है वो v है, तो वर्क डन कितना होगा? W1 जो होगा वो है माइनस चार्ज को लाने के लिए -qv और प्लस चार्ज को लाने के लिए +qv। मतलब दोनों चार्ज को लाने के लिए टोटल वर्क डन जो हो गया वो हो गया 0। इसीलिए कि हम टोटल चार्ज जो ले रहा है वो टोटल चार्ज 0 है। तो मतलब उस ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज को जितना रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को उतना ही अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका ऊपर टोटल फोर्स है 0। तो टोटल फोर्स अगर डाइपोल का ऊपर 0 होता है तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन भी 0 होगा। तो इसलिए हमारा W1 जो हो गया वो हो गया 0, क्योंकि टोटल फोर्स ही 0 है। अभी हम इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक टॉर्क दे रहा है, और वो टॉर्क कितना है वो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि टॉर्क होता है -PE sin थीटा। टॉर्क होता है -PE sin थीटा। अगर तुम पूछोगे कि माइनस साइन आया कहाँ से, तो माइनस साइन आने का कारण है वेक्टर नोटेशन। अगर वेक्टर नोटेशन में तुम इसको लिखोगे तो क्या होगा कि टॉर्क इक्वल टू लिखोगे कि PE साइन थीटा इंटू थीटा कैप। अब थीटा कैप किधर है? थीटा देखो, थीटा इधर बढ़ रहा है। अगर थीटा इधर बढ़ेगा तो थीटा जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर टॉर्क किधर? टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज। मतलब टॉर्क उसका डायरेक्शन और थीटा का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन देकर हमें बैलेंस करना होगा। तो टॉर्क हमें मिल गया कि टॉर्क जितना है वो है -PE sin थीटा। अब देखो कि जितना इस टॉर्क थीटा पे डिपेंडेंट है, मतलब इस डाइपोल को जब तुम घुमाओगे ऐसे, टॉर्क जो होगा वो चेंज होता जाएगा। अगर टॉर्क चेंज होता जाएगा तो हम वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स का अंडर, और वेरिएबल फोर्स का अंडर जब भी वर्क डन करोगे तो पहले हमें क्या निकलना है कि इस डाइपोल को एक छोटा सा एंगल, मतलब इस फील्ड में डाइपोल को ये एंगल था, उस एंगल को चेंज करके ऐसा करना है, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है d थीटा। तो उस टाइम d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा dw, वो होगा कितना? वो होगा टॉर्क टाउ इंटू d थीटा, और टॉर्क का हम लिखेंगे PE sin थीटा, तो हो गया PE sin थीटा इंटू d थीटा। तो ये हो गया छोटा सा एक रोटेशन के लिए वर्क डन। अब हमें क्या करना है कि इसको 90 डिग्री एंगल से, पहले थीटा का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, क्योंकि इधर है डाइपोल मोमेंट और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन हमें पहले निकालना है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। जहाँ शुरू का एंगल है π/2 और फाइनल जो एंगल है वो है थीटा, तो π/2 से थीटा तक। तो वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा, अब -PE, ये कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा। तो -cos थीटा का हम सिर्फ cos थीटा इधर लिख देंगे, और माइनस का साथ माइनस ये मर जाएगा। तो इधर लोअर लिमिट को लिख दो π/2, अपर लिमिट हो गया थीटा। तब आ गया वर्क डन इक्वल टू PE cos थीटा माइनस cos π/2, वो 0 हो जाएगा। तो इतना मिल गया हमें वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन,
और u इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। और हम इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये होता है एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इन वेक्टर फॉर्म, और ये ऊपर वाला है पोटेंशियल एनर्जी इन स्केलर फॉर्म। तो हमें जो मिला u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब इस पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? देखो, इस पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब थीटा होगा 180 डिग्री। तो u मैक्स हो जाएगा माइनस p इंटू ई इंटू कॉस 180 डिग्री मतलब -1, फिर इक्वल टू हो गया प्लस पी ई। ये क्या है? ये है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुम डाइपोल को ऐसे रखोगे, इधर माइनस और इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा पोटेंशियल का? पोटेंशियल का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा माइनस पी ई, और ये होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। मतलब इन दिस केस तुमको डाइपोल को रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन का बराबर। तो ये हो मिल गया हमें यू मीन एंड यू मैक्स। अभी जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लास 11 का एक टॉपिक का साथ रिलेटेड। क्लास 11 में तुम लोग पढ़ चुके हो एक कॉन्सेप्ट जो है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ इक्विलिब्रियम, तो उसका साथ इसको रिलेट करेंगे। इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम है जब टोटल फोर्स एंड टोटल टॉर्क 0 होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम 3 टाइप होता है, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इधर डाइपोल में दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब होगा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मान लो यहाँ पर एक कटोरा है, तो ये कटोरा देखने में ऐसा है। अब इस कटोरे में क्या है? इधर एक गेंद है, तो एक छोटा सा एक गेंद है इधर, ये रख लिया। अब मान लो तुम क्या करो कि इस गेंद को थोड़ा सा इधर ऊपर उठा दो, तो क्या होगा? वो फिर नीचे आ जाएगा। इधर भी थोड़ा ऊपर उठा दो तो फिर से नीचे आ जाएगा। मतलब इस गेंद का ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन में ही ये रहना चाहेगा। इस पोजीशन से वो कहीं भी उसको भेज दो, वो फिर से इस पोजीशन में वापस आ जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम से कोई भी एक सिस्टम को हटा दोगे तो फिर से उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में लौट कर आएगा। तो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो उस कटोरे को उल्टा दो, उल्टा ऐसे रखोगे एक पहाड़ की तरह। अब मान लो कि बहुत ही सावधानी से एक गेंद को इधर तुमने रख दिया तो ये रह जाएगा। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा इधर भेज दो तो वहाँ से नीचे ही तरफ भागने लगेगा। थोड़ा सा इधर भेज दो तब भी वो नीचे का तरफ भागने ही लगेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ से वो भाग रहा है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, तो ये है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो कि मैंने ये क्यों बताया,
क्योंकि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का साथ पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का एक संबंध है। तो देखो इधर इस फिगर में मान लो इस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो इधर Pe मान लो 0 है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल। इसको दाएं तरफ जाओ तो ऊपर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ना, क्योंकि ये h हाइट अगर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये होगा mgh। और इधर भी जाओगे तब भी हाइट बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ भी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, मतलब इसका सराउंडिंग्स जो है उसका हिसाब से इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मतलब हमें ये समझ में आया जाए, अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। उसी तरह देखो यहाँ पर अगर 0 पोटेंशियल लेवल इधर ले लोगे तो मैक्सिमम हाइट जो है वो देखो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन, दोनों तरफ आओगे तो हाइट घट रहा है। इसीलिए ये बात समझ में आ गया कि अनस्टेबल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। आज इसका साथ इसका क्या संबंध, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये हर एक सिस्टम के लिए ट्रू है, सिर्फ ये नहीं कि कटोरे और बॉल के लिए सही होगा, ये हर एक प्रॉब्लम में सही होगा। कैसे देखो, मान लो यहाँ पर देखो जो मैंने मिनिमम पोटेंशियल बताया, और मिनिमम पोटेंशियल का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इधर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, जो मैंने फील्ड्स को इधर लिख दिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। अब मैंने बताया कि एक डाइपोल का ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, और डाइपोल को ऐसे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ पैरेलल। तो यहाँ पर टॉर्क कितना है, यहाँ पर टॉर्क है 0 और फोर्स तो पहले से 0 है, मतलब ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, ये जानने के लिए हमें इसको थोड़ा सा एंगल बढ़ाना होगा। तो प्लस चार्ज आ गया इधर और माइनस चार्ज आ गया इधर। अब प्लस चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, माइनस चार्ज के साथ इधर फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो है इधर टॉर्क। तो इसको वापस वो अपना पोजीशन में लौट आएगा, मतलब ये जो पोजीशन है ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक इस सिस्टम का तरह। और दूसरा जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, उस केस में देखो क्या हो रहा है, उस केस में जो हो रहा है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हमने क्या करेंगे कि एक डाइपोल को इधर प्लस और इधर माइनस करके रख देंगे। तो डाइपोल का जो डायरेक्शन हो गया वो तो हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से टॉर्क कितना होगा भैया, टॉर्क होगा PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो है 0, तो इधर भी टॉर्क तो 0 हो जाएगा, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम है। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? जानने के लिए हमें एक ही काम करना है कि इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे टैच करना है, तो ये प्लस और ये माइनस आ गया। अब प्लस का ऊपर फोर्स तो आ जाएगा इधर, और माइनस का ऊपर फोर्स तो आ जाएगा फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज को घुमाएगा, मतलब ये है इधर, तो इसको घुमा के इधर से ले आएगा, तो ये अपने पोजीशन में वापस नहीं जा रहा है, ये दूर भाग रहा है। ठीक इसी की तरह, मतलब ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वो है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या मिला यहाँ से आज का क्लास से जो हमने सीखा, नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डाइपोल का वो है -PE cos थीटा। डाइपोल को इनफाइनाइट से फील्ड तक लाने के लिए जो ट्रांसलेशनल मोशन है, उस ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वर्क डन नहीं होता है, सिर्फ उसको घुमाने के लिए वर्क डन होता है।
इस पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू है PE और उसके लिए एंगल जो है 180 डिग्री और वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरी बात जो मिला कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू जो है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए है और वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और एक बात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर टॉर्क कहाँ मैक्सिमम होता है। टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जहाँ है वहाँ टॉर्क है मैक्सिमम। अब टॉर्क मैक्सिमम फोर्स का साथ पोटेंशियल का क्या रिलेशन? F इक्वल टू होता है du dx। टॉर्क का भी वही रिलेशन होगा, टाउ इक्वल टू du dx। टॉर्क मैक्सिमम होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम, मतलब पोटेंशियल तो मैक्सिमम हो रहा है कहाँ? 180 डिग्री में। मिनिमम हो रहा है कहाँ? 0 डिग्री में। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कहाँ मैक्सिमम होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। मतलब जब डाइपोल ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा तभी उसका पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज होगा मैक्सिमम। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जानना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।